name is Dr. Farah Zahid and I am representing Master D Network. So last time we were discussing about the causes of cell injury and today we are going to discuss about the morphology of cell and tissue injury. तो सबसे पहले हमने देखना है कि जब भी हमारे जो सेल में जो है डैमेज होता है तो उसके अंदर सेल के में अंदर क्या आती है, स्ट्रक्चरल ऑल्टरेशन आती हैं. ठीक है, तो जो भी स्ट्रेस हो रहा है या जो भी हमारे पास नॉक्सियस स्टिमुलस आ रहे हैं, ठीक है, वो सबसे पहले हमारे बॉडी पे जो है सेलुलर, मॉलिक्यूलर और बायोकेमिकल लेवल पे जो है अपना इफेक्ट शो करते हैं. ठीक है, आपको पता है हमारी बॉडी का जो मेन फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट क्या है, सेल है. ठीक है, सबसे पहले इंजरी कहाँ पे होगी, सेल, और फिर मल्टीपल सेल मिलकर क्या बनाते हैं, टिश्यू, टिश्यू से फिर ऑर्गन. ठीक है, तो सबसे पहले जो स्टिमुलस आएगा वो अपना इफेक्ट किस पे शो करेगा, मॉलिक्यूलर और सेलुलर लेवल पे. ठीक है, तो जब भी हमारे पास जो है सबसे पहले जब सेल इंजरी होती है तो इसमें हमारे पास जो सेल का फंक्शन है वो क्या होता है, लॉस्ट हो जाता है. ठीक है, तो जब सेल का फंक्शन लॉस्ट होता है तो देन उसके बाद क्या होता है, हमारे जो सेल में जो इंजरी हुई है उसके अंदर मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस आएंगे, मीन के उसके स्ट्रक्चर में चेंजेस आएंगे, उसके फंक्शन में चेंजेस आएंगे, शेप में चेंजेस आएंगे एंड देन फिर उसकी क्या होती है, सेल डेथ होती है. फॉर एग्जाम्पल कि हमारे पास मायोकार्डियल सेल है. ठीक है, हार्ट में होते हैं सेल्स मायोकार्डियल. ठीक है, तो ये जो है जब भी हमारे पास इस्कीमिया होता है, ठीक है, इस्कीमिया का मतलब आपको पता है कि जब हमारे पास जो है ब्लड लॉस हो जाए. ठीक है, जब लॉस ऑफ ब्लड सप्लाई होती है तो वो जो सेल्स होते हैं उनकी डेथ होने लग जाती है. ठीक है, तो जब इस्कीमिया होता है तो हमारे पास जो सेल्स हैं उनकी कॉन्ट्रैक्टिलिटी जो है वो लॉस्ट हो जाती है फॉर 1 to 2 मिनट्स. ठीक है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि उनकी कॉन्ट्रैक्टिलिटी लॉस्ट हो गई है तो वो उनकी बिल्कुल डेथ हो जाएगी. ठीक है, इस्कीमिया को अगर 20-30 मिनट्स हो जाए और अगर वो स्टिमुलस खत्म ना हो देन फिर क्या होती है, सेल की डेथ होती है. ठीक है, तो हमने ये बात ध्यान में रखनी है कि जब भी कोई इंजरी होती है तो फौरन से सेल की डेथ नहीं होती, पहले उसमें स्ट्रक्चरल, फंक्शनल और मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस आती हैं. अगर हम उस स्ट्रेस को खत्म कर दें, ठीक है, देन जो है वो इंजरी क्या हो जाएगी, रिवर्सिबल इंजरी होगी. बट अगर वो आप नहीं खत्म कर पाए तो वो इंजरी क्या होगी, इरिवर्सिबल होगी. ठीक है, अच्छा जी, अब हमने ये देखना है कि हमारे पास जो है जब हमारे पास वो कौन सी चीजें हैं जो कि इरिवर्सिबिलिटी कॉज कर रही होती हैं. ठीक है, क्योंकि जब भी इंजरी होगी और उसने माइटोकॉन्ड्रिया का डैमेज कर दिया, ठीक है, तो आप जो है माइटोकॉन्ड्रिया की जो इंजरी हो गई है उसको दोबारा से रिवर्स नहीं कर सकते. ठीक है, तो इसलिए वो इंजरी क्या होगी, इरिवर्सिबल हो जाएगी. ठीक है, क्योंकि जब माइटोकॉन्ड्रिया डैमेज होता है तो उसमें हमारे पास ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन और एटीपी जनरेशन क्या होता है, वो लॉस्ट हो जाता है. ठीक है, फिर आप जो मर्जी कर लो, सेल में जो सेल की आप इंजरी को रिवर्स नहीं कर सकते. उसके अलावा जब सेल इंजरी हो जाए तो मेम्ब्रेन के फंक्शन को भी डिस्टर्ब कर दिया, ठीक है, तो भी जो है हमारे पास जो है हम इंजरी को रिवर्स नहीं कर सकते. ठीक है, तो ये दो फिनोमेना है जिसकी वजह से इंजरी क्या हम कहते हैं, इरिवर्सिबल हो गई है. अब हमने देखना है कि रिवर्सिबल इंजरी में जब हमारे पास जब हम उसको स्टडी करते हैं, ठीक है, तो उसमें हमारे पास क्या दो मेन चीजें आ रही होती है. एक तो हमारे पास आ रहा होता है सेलुलर स्वेलिंग और दूसरा आता है हमारे पास फैटी चेंजेस. ठीक है, तो सेलुलर स्वेलिंग में क्या होता है, ये किस वजह से हो रहा होता है कि जब हमारी जो आपको पता है कि एक पूरा सेल है उसकी आउटसाइड पे क्या होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है. ठीक है, तो जब हमारे पास सेल की इंजरी होगी, ठीक है, तो हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है उसके जो पंप्स होते हैं, आयन डिपेंडेंट पंप्स जो होते हैं वो फेल हो जाएंगे. ठीक है, जब वो फेल होंगे तो फ्लूइड और जो हमारे पास आयन का जो होमोस्टेसिस है वो क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा. ठीक है, तो इसकी वजह से सेल क्या कर जाएगा, स्वेल कर जाएगा, सारा का सारा फ्लूइड जो है कहाँ पे आ जाएगा, सेल के अंदर आ जाएगा. ठीक है, उसके अलावा जब भी हमारे पास हाइपोक्सिक इंजरी होती है कि जब ऑक्सीजन की सप्लाई डेफिशिएंट हो जाती है तो वहाँ हमारे पास क्या होते हैं, फैटी चेंजेस आने लग जाते हैं. ठीक है, फैटी चेंजेस किस वजह से कहते हैं कि वहाँ पे स्मॉल और लार्ज लिपिड वैक्यूल्स बन जाते हैं साइटोप्लाज्म में. किस वजह से बनता है कि वहाँ पे टॉक्सिक और मेटाबॉलिक इंजरी जब भी होगी सेल में, जिसकी वजह से ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होगी और वहाँ पे फिर जो लिपिड जो है मेम्ब्रेन वगैरह से वो डिसोसिएट होकर वहाँ पे वैक्यूल्स बना देगी सेल के अंदर. ठीक है, तो रिवर्सिबल इंजरी की दो मेन जो है कोरिलेशन है, एक है हमारे पास सेलुलर स्वेलिंग और दूसरा है हमारे पास फैटी चेंजेस. अब हमने देखना है कि हमारे पास जो क्या कहते हैं, कौन से फेनोमेनाज हैं जिसमें हमारे पास जो है ये चीजें आ रही होती हैं. सबसे पहले हमारे पास जो हम कह रहे हैं जिस तरह कि हमारे पास सेल की इंजरी हुई है, ठीक है, आपको पता है सेल के अंदर डिफरेंट ऑर्गेनेलीज होते हैं. ठीक है, इसमें हमारे पास एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ठीक है, इसका क्या काम होता है कि इसने केमिकल्स को उनकी मेटाबॉलिज्म करनी होती है. ठीक है, अगर एक केमिकल सेल को बार बार एक्सपोज हो रहा है, ठीक है, हमारा सेल उसको अगेंस्ट क्या कर लेगा, अडेप्ट कर लेगा. ठीक है, मींस के वो सेल क्या हो जाएगा, हाइपरट्रॉफीड हो जाएगा.
ठीक है। तो हमारा, जब मैंने आपको बताया था, जब भी सेल पे कोई स्ट्रेस पड़ती है तो हमारा सेल जो है होमियोस्टेसिस मेंटेन करने के लिए अडेप्टेशन करता है। ठीक है। तो इसी तरह मैंने आपको बताया कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है केमिकल्स को मेटाबोलाइज कर रहे होते हैं, लेकिन अगर मेटाबोलाइट्स बहुत ज्यादा आ गए हैं, ठीक है, तो उनको जो है मेटाबॉलिज्म के लिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को क्या करना पड़ेगा, हाइपरट्रॉफी होनी पड़ेगी, ताकि उसको जो है वो कंट्रोल कर सके। अब जिस तरह के हमारे पास ड्रग है बार्बिचुरेट्स, ठीक है, जो मेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं उनमें ट्रीट करने के लिए हम दे रहे होते हैं। ठीक है। वो ड्रग जो है ना लीवर में जाके मेटाबोलाइज होती है। ठीक है। लीवर में जब वो जाती है तो वहाँ पे साइटोक्रोम P450 होता है। ठीक है। उन्होंने क्या करना था, उस ड्रग को मेटाबोलाइज करना होता है। लेकिन अगर बार्बिटुरेट्स का पेशेंट जो है बार बार बहुत एक्सेसिव यूज कर रहा है, ठीक है, तो हमारे पास क्या होता है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है उसके जितने सेल्स होते हैं उसको जो है कंट्रोल नहीं कर पा रहे होते। ठीक है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, खुद हाइपरट्रॉफीड हो जाता है। ठीक है। जब वो उसका साइज बढ़ गया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, ठीक है, तो अब क्या होगा, अब ड्रग कम हो गई है। फॉर एग्जाम्पल के हमें जो है अपनी बॉडी पे इफेक्ट लाने के लिए 100 डोज चाहिए थी, 100 मिलीग्राम चाहिए थी, लेकिन अब उस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो है क्या कहते हैं, साइज बड़ा हो गया, वो ज्यादा मेटाबोलाइज कर रहा है, तो सेल बॉडी में जो है वो ड्रग की कंसंट्रेशन क्या होगी, वीक होगी, जिसकी वजह से वो अपना इफेक्ट नहीं शो कर पाएगा। ठीक है। तो उसको फिर और ज्यादा जो है अपनी डोज की इंक्रीज करनी पड़ेगी। जिस तरह पहले अगर वो 100 मिलीग्राम ले रहा तो वो 150 लेगा। ठीक है। तो ये एडेप्टेशन किस वजह से हो रही है कि पहले स्ट्रेस पड़ा, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने उसके अगेंस्ट जो है हाइपरट्रॉफी होगी, अब उसका साइज बढ़ गया तो लेकिन डोज कम हो गई। ठीक है। तो आपने बॉडी पे इफेक्ट लाने के लिए उसकी डोज को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है। तो आप लोगों ने इस बात का याद रखना है कि जब भी हमारे पास सेल इंजरी होगी और अगर वो रिवर्सिबल इंजरी है तो उसमें दो मैनिफेस्टेशन आ रही होती है, एक होते है सेलुलर स्वेलिंग और दूसरा होता है फैटी चेंजेस। सेलुलर स्वेलिंग की मैंने आपको एग्जांपल बता दी कि उसमें जो है जब फ्लूइड और आयन के होमियोस्टेसिस डिस्टर्ब होता है तो सारा का सारा फ्लूइड जो है किसमें आ जाता है, सेल में आ जाता है, जिसकी वजह से हम कहेंगे सेल की स्वेलिंग हो गई है। ठीक है। तो मैं आपको एग्जांपल बताइए, मैंने अभी आपको बार्बिचुरेट्स की, ठीक है, बार्बिचुरेट्स की मैंने बताई कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है क्या करेगा, हाइपरट्रॉफीड हो जाएगा। ठीक है। देन जब हाइपरट्रॉफीड हो जाएगा तो ज्यादा अमाउंट चाहिए जो है बार्बिचुरेट्स की, ताकि वो बॉडी पे इफेक्ट शो कर सके। इसी तरह हमारे पास जो है, ये तो एक नॉर्मल मैकेनिज्म था। इसके अलावा हमारे पास कुछ केमिकल्स होते हैं जो कि क्या होते हैं, टॉक्सिक होते हैं। जिस तरह हमारे पास क्लोरीन जो है, क्लोरोफॉर्म क्लोराइड होता है। ठीक है। जब वो हमारे पास सेल के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है, तो वहां पे वो क्या बना देता है, फ्री रेडिकल्स, और फ्री रेडिकल्स क्या करते हैं, सेल की इंजरी कॉज कर देते हैं। ठीक है। तो ये हमारे पास दो चीजें आ गई कि एक तो हमारे पास फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म होता है और दूसरा हमारे पास कुछ केमिकल्स जो कि टॉक्सिक होते हैं। ठीक है। वो क्या करते हैं, वो सेल को इंजर कर देते हैं। अब हमारे पास क्या है कि जब भी हमारे पास, इसी तरह हमारे पास एक पेशेंट है, ठीक है, वो फिनोबार्बिटोल ड्रग यूज कर रहा है फॉर द एपिलेप्सी। जिन लोगों को आपने सुना होगा मिर्गी कहते हैं, ठीक है, मिर्गी के दौरे जिनको पड़ते हैं, ठीक है, तो वो उनके लिए हम उनको ड्रग्स देते हैं, उसे हम कहते हैं फिनोबार्बिटोल। ठीक है। अब वो पेशेंट जो है फिनोबार्बिटोल ले रहा है, ठीक है, और अल्कोहल का इंटेक जो है वो ज्यादा ले रहा है। ठीक है। तो अल्कोहल का इंटेक वो ज्यादा ले रहा है और वो ड्रग भी ले रहा है। अल्कोहल का इंटेक की वजह से क्या हुआ कि हमारे पास जो एंटी सीजर मेडिकेशन है उसका लेवल क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। कि अल्कोहल क्या होता है, टॉक्सिक होगा, क्या कहते हैं, लीवर के लिए। ठीक है। तो हमारे पास जो ड्रग है उसका लेवल डिक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से उसका जो है ह्यूमन बॉडी पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है। तो ये दो, एक मैंने आपको फिजियोलॉजिकल बता दी और दूसरी मैंने आपको पैथोलॉजिकल एग्जांपल बता दिया। अब जो हमारे पास, मैंने अब जो इंजरी हो गई, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, सेलुलर स्वेलिंग मैंने आपको बताई है। ठीक है। तो इसमें क्या करना होता है, इस जब सेलुलर स्वेलिंग होती है तो हमें सिम्टम्स क्या शो हो रहे होते हैं। ठीक है। जब सेलुलर एक सेल है, ठीक है, वो सारे सेल मिलके एक पूरे ऑर्गन को डैमेज कर सकते हैं। ठीक है। तो वहां पे जो कैपिलरीज होगी, ठीक है, अब सेल में तो फ्लूइड एक्यूमुलेट हो गया तो क्या, तो वहां पे जो कैपिलरीज होंगी वो क्या हो जाएंगी, कंप्रेस हो जाएंगी, जिसकी वजह से वहां का कलर क्या हो जाएगा, पैलर हो जाएगा। ठीक है। उसके अलावा उसके अंदर टेंशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी और ऑर्गन ऑफ द वेट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है। तो उसके अलावा जब हम माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करेंगे उस सेल की, ठीक है, तो हमें साइटोप्लाज्म के अंदर स्मॉल वैक्यूल्स नजर आ रहे होंगे। ठीक है। ये वैक्यूल्स कैसे बनेंगे कि हमारे पास जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसके सेगमेंट्स जो है वो डिटैच होने लग जाएंगे और वो साइटोप्लाज्म के अंदर क्या बना देंगे, वैक्यूल्स बना देंगे। ठीक है। और दूसरा, इस चीज को हम, इस टाइप की जो इंजरी है जो कि नॉन लीथल है, इसको हम हाइड्रोपिक चेन या वैक्यूलर डीजनरेशन कहते हैं। ठीक है। सेलुलर स्वेलिंग की वजह से जो नॉन लीथल इंजरी हो रही है उसको हम क्या कह रहे हैं, हाइड्रोपिक चेन या फिर वैक्यूलर डीजनरेशन। उसके बाद जो हमारे पास दूसरी मैनिफेस्टेशन है उसको हम क्या कहते हैं, फैटी चेंज। फैटी चेंज में क्या होता है कि हमारे पास सेल के अंदर लिपिड वैक्यूल्स हमें अपेयर हो रहे होते हैं। ठीक है। अच्छा जी, मोस्टली किन सेल्स के अंदर हमें ये नजर आते हैं, हेपाटोसाइट्स और मायोकार्डियल सेल्स के अंदर, और ये इंजरी भी क्या है, रिवर्सिबल इंजरी में ये होते हैं। ठीक है। अब जब हम इनको माइक्रोस्कोप में एग्जामिन करते हैं या फिर हम उनकी स्टेनिंग करते हैं, ठीक है, तो
हमारे पास सेल की जो स्टेनिंग है वो जो इओसिनोफिल का जो कलर होता है वो क्या होता है, बहुत ज्यादा इंक्रीज स्टेनिंग हमें नजर आ रही होती है, ठीक है। जो कि हमें क्या बताता है, जब भी आपको इंक्रीज इओसिनोफिलिक स्टेनिंग नजर आएगी तो इससे हमें पता चल जाएगा कि इंजरी क्या हो रही है, वर्सन हो रही है, जो कि उस एरिया की या उस सेल की नेक्रोसिस कॉज करा सकती है, ठीक है। तो अब हमने ये याद रखना है कि हमारे पास जब रिवर्सिबल इंजरी होगी तो हमारे पास दो मैनिफेस्टेशंस कौन सी है, एक है सेलुलर स्वेलिंग और दूसरी है हमारे पास फैटी चेंज, ठीक है। तो अब हमने याद रखना है कि हमारे पास इंट्रा सेलुलर चेंजेस क्या आ रही होती हैं, ठीक है। अब सेलुलर स्वेलिंग भी हो गई, फैटी चेंजेस भी आ गई, उसके अलावा और क्या होता है, अब जो सेल है पूरा का पूरा सेल है, ठीक है, उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है क्या, एक तो नॉर्मल इंटैक्ट होती है ना, ठीक है, लेकिन जब इंजरी होगी तो उसकी मेम्ब्रेन इंटैक्ट नहीं होगी, उसके अंदर ऑल्ट्रेशन आने लग जाएगी, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन जो है वहां से डिटैच होने लग जाएगी, ठीक है, और उसकी सेल के अंदर जो अटैचमेंट्स होती है वो भी क्या हो जाएगी, लॉस्ट हो जाएगी, ठीक है। उसके अलावा माइट्रोकॉन्ड्रियल चेंजेस आएगी, माइट्रोकॉन्ड्रियल में भी फ्लूइड और आयन की एक्युमुलेशन हो जाएगी, जिसकी वजह से वहां पे स्वेलिंग हो जाएगी और डेंसिटीज क्या हो जाएगी, वहां पे इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। उसके अलावा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी जब फ्लूइड एक्युमुलेट हो जाएगा तो उसकी भी क्या हो जाएगी, डायलिटेशन हो जाएगी, ठीक है। और उसके बाद जो राइबोसोम्स होते हैं वो क्या हो जाएंगे, डिटैच हो जाएंगे, ठीक है। और डिसोसिएशन पॉलीसोम्स, आपको पता है कि हमारे पास जो है राइबोसोम जो है किस में पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस में, ठीक है। तो राइबोसोम्स की सीरीज जो मैसेंजर आरएनए पे बनी होती है उसको हम क्या कहते हैं, पॉलीसोम्स, ठीक है। जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की डायलिटेशन होगी तो राइबोसोम्स भी डिटैच हो जाएंगे और पॉलीसोम्स की भी क्या हो जाएगी, डिसोसिएशन हो जाएगी। उसके अलावा हमारे पास न्यूक्लियस पे क्या चेंजेस आएंगे कि वहां पे हमारे पास इतना क्या कहते हैं, सेल इंजरी हो गई है या क्रोमेटिन जो हमारे पास पूरा क्रोमोसोम है उसका स्ट्रक्चर डिस्टर्ब हो जाएगा, वहां पे क्रोमेटिन की क्लम्पिंग, ठीक है, जिस तरह क्लॉट्स वगैरह बनने लग जाएंगे, ठीक है। उसके अलावा जो वहां पे फॉस्फोलिपिड्स वगैरह होते हैं, ठीक है, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर होते हैं वो भी क्या हो जाएंगे, डिटैच हो जाएंगे, वहां पे स्मॉल माइलिन फिगर्स बनाने लग जाएंगे, ठीक है। वो कहाँ से निकल रहे हैं, वो डैमेज सेलुलर मेम्ब्रेन से बन रहे होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है इंट्रा सेलुलर चेंजेस आ रही होती है दैट आर एसोसिएटेड विद रिवर्सिबल इंजरी। एंड देन नेक्स्ट हम फर्दर लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।